औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कायम टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन इकराम को वसीम नकवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें अंदाज़ा है नाज़रीन इकराम के हम काफ़ी दिनों के बाद आपसे इस मरतबा फिर मुखातिब हुए हैं बदलते हालात पे एक नज़र प्रोग्राम लेकर। जैसे कि आपको इल्म है कि हम मुहर्रम से पहले ये तमाम हमारी नशियात जारी थी, लेकिन चूंकि मुहर्रम की मसरूफियत के बाइस आप लोगों को कोशिश हमारी थी कि दुनिया के चप्पे चप्पे से जहाँ जहाँ भी आज़ादारी का सिलसिला है, कायम टेलीविजन तमाम आज़ादारियों की तमाम मजालिस की कवरेज करे। तो इस वजह से ज़रा हमने अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा गैप दिया था, लेकिन आज एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में और इंशाल्लाह कंटिन्यू इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर होंगे। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इस वक्त कोरोना के बाद जो दुनिया के हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, उसकी तरफ आपको मतवज्जो करना और उसके आने वाले हालात से थोड़ी बहुत हमें आगाही लेना, जिससे जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे जो गेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ गेस्ट होते हैं और अपने तजिया निगार होते हैं, वो तमाम दुनिया की खबरों को इकट्ठा करते हैं और लेकर आपके सामने आते हैं और आने वाले हालात किस तरह से होते हैं उसके ऊपर हम बहस करते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं और उसके ऊपर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी कम्युनिटी की हेल्प हो सकती है उसमें कम्युनिटी की एडवाइजरी भी होती है, कम्युनिटी को एडवाइस भी होती है और बहुत सारी मालूमाती इसमें मजमून भी लेकर हम आते हैं। जी हाँ, दुनिया आपके सामने, जैसे कि कोरोना के बाद पहला मुहर्रम हमारा बहुत ज्यादा लॉकडाउन में गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहर्रम उससे कदरे बेहतर था। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ था कि तकरीबन मोर देन 50% जो वैक्सीनेशन है जो दुनिया के बड़े ममालिक है वहाँ ये कंप्लीट हो गई है और बाकी जो दूसरे ममालिक है वहाँ भी ये सिलसिला जारी है। और एक अंदाजे के मुताबिक देखने में यही आ रहा है कि अगले साल तक इंशाल्लाह ताला ये वैक्सीनेशन का सिलसिला जैसे कंप्लीट होगा तो उस वक्त हम पूरी तरह आज़ादी से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और इस आगाज में मैं आपको आपके जाने पहचाने, आपके पसंदीदा और आप लोगों की हमें बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, आप सुनना भी चाहते हैं, इसलिए हम बारहा उनसे गुजारिश भी करते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ रहते हैं। जी हाँ, यहिया नकवी साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे। ये एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के, एक तवील अरसे से पाकिस्तान की मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम भी कर चुके हैं और यूनाइटेड नेशन में एक अपने बहुत ही अहम ओहदे के ऊपर भी फराइज अंजाम दे चुके हैं और खासतौर से मिडिल ईस्ट में एक तवील अरसे तक जो शाही खानदान है और शाम का एरिया यानी जिसको दमिश्क या सीरिया, वहाँ भी अपने फराइज अंजाम दिए हैं और पाकिस्तान की और दुनिया की भर की सियासत पे बहुत गहरी नजर रखते हैं और बहुत बारीक बीनी से अपना जो तजिया बहुत खूबसूरत अंदाज में पसंद करते हैं। तो हम आपके तारुफ कराते हैं जनाब याहिया नकवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम याहिया भाई। जी वालेकुम सलाम, आपके सब सामईन को भी बहुत सलाम, नाजरीन को खास तौर से। कैसे मिजाज है याहिया भाई? हमारी काफी दिन के बाद मुलाकात हुई आपसे। जी हाँ, ये थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था। जी जी, मुहर्रम की मसरूफियात भी थी और ज़ाहिर है कि मुहर्रम की मसरूफियात में जो था वो आप लोग भी थे और हमारा भी ज़ाहिर है कि मसरूफियत थी टेलीविजन की नशियात के हवाले से। और मुझे याद है कि पिछले प्रोग्राम में हम काफ़ी हमने बात की थी, दुनिया के जो हालात बड़ी तेज़ी से बदले हैं और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट इस वक्त जो पूरी दुनिया में खित्ते के ऊपर नज़र रखी जा रही है वो अफगानिस्तान। लेकिन शुरू में हम ज़रा इस बात पे मजम्मत करेंगे और बहुत अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जो तंदूर में पाकिस्तान अफगानिस्तान के में जो ये दहशतगर्दी का मामला उठा है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई हैं, ये एक इमाम बारगाह था। हम बड़े तहे दिल से अफसोस करते हैं इसके ऊपर और मजम्मत भी करते हैं और उन तमाम खानदानों से हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं कि जिनके घर के घर के अफराद थे जिनकी कीमती जानों का ज़ाया हुआ। तो हमारी इस यानी कायम टेलीविजन की तरफ से और मेरी तरफ से और याहिया भाई की तरफ से इस ताज़ियत को कबूल किया जाए। जी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत उनको बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है ये कंदूज में। और देखिए इसमें यानी अफगानिस्तान की सिचुएशन जो इस वक्त है उसका अगर आप कहें तो मैं आपको नाज़रीन थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड बताऊं कि ये तालिबान की हुकूमत आ गई है, अमेरिका वहां से निकल गए और पाकिस्तान ने भी बड़ी उसमें मदद की। और कुंदूज में तो जो कुंदूज की गवर्नरेट और जो वहां के लोग थे, जो भी काउंसिल वगैरह, उन्होंने सबसे पहले तालिबान की हिमायत की थी और उनको सरेंडर करके उनकी फौज, वहां के जितने भी लीडर्स थे, जो भी अफगान ग्रुप था,
और इसी तरह आप देखिए कि ये वहाँ शिया सुन्नी का ये लॉबीज हैं जो उसे उन्हें डिफरेंस कर रही। हजारा जात में भी जो हजारे में जो इस्माइल खान थे जो सबसे बड़े उनके लीडर थे, उन्होंने भी तालिबान की सबसे पहले सपोर्ट की थी। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वहां पे भी जब ये तालिबान आए थे तो ये कोशिश की गई थी कि वहां के तमाम कोई 12-14 आदमी उन्होंने हजारे में मार दिए थे। और अब ये यहाँ कुंदूज में, असल में इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत गंभीर है। एक तो ये कि तालिबान हुकूमत बना ली है उन्होंने और इंटरिम हुकूमत बनाई है, लेकिन अभी ना उनके पास फौज है, ना उनके पास पुलिस है, ना उनके पास कोई और है, सिर्फ उनके अपने रजाकार हैं जिनको कोई तजर्बा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका ने भी उनको अभी बहुत प्रेशर में रखा हुआ है और तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड ने तमाम प्रेशर में रखा हुआ है और इकोनॉमिक सिचुएशन वहां की बहुत खराब हो रही है। मगर एक बात ये है कि ये जो अमेरिका का ये कहना है कि वहां पर पहले भी अमेरिका ने वार्न किया था कि वहां पर बहुत दहशतगर्द जो इंटरनेशनल नॉन दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो बहुत पनाह गुजीर है, पनाह लिए हुए हैं और वो एक्टिव हो सकते हैं दोबारा, और ये नजर आ रहा है कि वो एक्टिव है। इसकी जो है आईसिल जिसे आप दाइश कहते हैं, उसका एक ब्रांच है, उसका नाम है आईसिल खुरासानी। वो आईसिल खुरासानी का बेस जो है वो अफगानिस्तान में उन्होंने पनाह ली हुई है। और ये आईसिल खुरासानी जो है ये शाम से जो ये शाम का इलाका है टर्किश के बॉर्डर का, वहां से निकाले गए दहशतगर्द और वहां से वो भागे हैं क्योंकि रशियंस ने और हम सीरियंस ने और इन्होंने उन्हें मार के भगाया है। लेकिन यही है भाई, ये जो इलाका कंदूज का है ये बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तालिबान को खुशामदेद इसी इलाके में कहा गया था और सबसे पहले कब्जे में यही इलाका लिया था इन्होंने। और साथ साथ ताजिकिस्तान की चूंकि बॉर्डर लगता है, रशिया की पिछले दिनों एक्सरसाइज भी हुई थी, तो ये तो बड़ा सिक्योर होना चाहिए था एरिया। जी, यही मैं बता रहा हूं कि ये तालिबान के यानी जो वहां दहशतगर्द तंजीमें बुनियाद की हुई हैं जैसे दाइश वगैरह, ये अभी तालिबान के कंट्रोल में नहीं है और ये चाहते हैं, ये तालिबान के भी खिलाफ हैं। और इसकी वार्निंग अमेरिका ने और सबने दी थी। पहले तो आपको याद होगा CIA के चीफ भी आए थे और उन्होंने भी कहा था कि ये 4-5 तंजीमें इस वक्त अफगानिस्तान में ऐसी हैं, टेररिस्ट ग्रुप, जिसके लिए अमेरिका भी कह रहा है और सब, जो कि यही मैं आपके नाज़रीन को बताना चाह रहा था कि ये इसकी दाइश खुरासानी ने एक्सेप्ट की है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने ये अटैक किया है और ये तालिबान के खिलाफ जाता है और तालिबान इसको कंट्रोल नहीं कर सके, ये इसलिए कि वो उनके भी कंट्रोल से बाहर है और ये दाइश जो है वो उसमें टेररिज्म फैला रहे हैं। तो अमेरिका के CIA के चीफ जब आए थे पहले, आपको याद होगा इनखला के वक्त, वो भी उन्होंने भी बताया था वहां पे भी एक दाइश का हमला हुआ था जिसमें 12-13 अमरीकी मर गए और काफी लोग मरे। और फिर एक काबुल में भी हमला हुआ है 1-2 दिन पहले, वो जमात हो रही थी, और जलालाबाद में भी हमला हुआ है। अब मौजूदा जो हुकूमत बनने जा रही है तालिबान की, और उसको कहा जा रहा है कि जनाब इसको हुकूमत आप दूसरे जो आपके धड़े हैं उनसे मिलके बनाया जाए, और उन्होंने रिकंसिलिएशन किए, काफी लोगों को माफ भी किया है। तो क्या आप देख रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की नई हुकूमत वजूद में आएगी जो पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल होगी? जी, अफगानिस्तान की जो अभी इंटरिम हुकूमत है उसको तो अभी तक दुनिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, किसी भी मुल्क ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हालांकि एम्बेसीज काबुल में है, लेकिन देखिए रूस, चाइना और उनकी जो बॉर्डर के इलाके, इवन ईरान के खामेनाई ने कहा था कि हम देखेंगे तालिबान का भी क्या आगे को रोल होता है उसके बाद, और पाकिस्तान भी इसी इंतजार में और अमेरिका का तो प्रेशर है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा था कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं 4। एक तो दाइश है, एक TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान,
और एक जो है वो इसकी उज़्बेकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम है, और एक जो है वो वहां की तंजीम है ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान की। उज़्बेकिस्तान की कहलाती है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, और एक कहलाती है ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान। नाउ ये लोग तालिबान, ये हम तालिबान को वार्निंग दे चुके हैं, और उनसे बातचीत भी किया। आपने देखा होगा हमारे DGISI भी गए थे सिक्योरिटी के सिलसिले में। तो उनसे जो हमारा इस वक्त बहुत सख्त कंसर्न है तालिबान से कि इनको आप किसी, और अलकायदा भी अभी मौजूद है वहां, और ये सब के इनको आप किसी तरह कंट्रोल करें, वरना ये हालात बहुत खराब करेंगे। और इसमें फिर अमेरिका का प्रेशर भी हमारे ऊपर यही है इस वक्त के इनको किसी तरीके से ये रोका जाए। लेकिन फिलहाल जो है तालिबान ने अपनी हुकूमत जो बनाई है उसमें दो चीजें जो है वो दोहा, आज भी दोहा से बातचीत हुई है, दोहा में अमेरिकनों से बातचीत हुई है जिसमें तालिबान की बातचीत, और वो यही जोर दे रहे हैं कि जो आपने मुआहदे किए थे, एक तो ये कि दहशतगर्द तंजीमों का बेस अफगानिस्तान नहीं होना चाहिए, दूसरे ये कि आप जो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, उन्होंने फिर रीअश्योरेंस की है बनाएंगे। लेकिन देखिए जो गवर्नमेंट इस वक्त बनी है इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें हजाराजात या कंदूस या इस इलाके के किसी यानी शिया किसी उसको उन्होंने नहीं लिया रिप्रेजेंटेटिव को, और दूसरे जो और भी रिप्रेजेंट, ये ज्यादातर पख्तून, बस पख्तून लेड है, औरतों को किसी को रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया, और माइनॉरिटीज जो है ताजिक कोई उसमें से नहीं लिया इन्होंने। तो अभी तक इन्हें ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनानी है जिसका कि ये एग्रीमेंट में वादा कर चुके हैं, वो अभी नहीं बनी। तो इसलिए जब तक ये चीजें नहीं होती, और फिर ह्यूमन राइट्स यानी लड़कियों के स्कूल नहीं खुले, औरतों को अभी जॉब्स पे नहीं आने की इजाजत है, अभी वो हैं घर में बैठी हैं, तनख्वाह ले रही हैं, लेकिन उन्हें जॉब पे नहीं आने दे रहे। तो ये सब चीजें जो हैं ये तालिबान को बहुत स्विफ्टली एक्ट करना चाहिए, और स्विफ्टली एक्ट करके ये रिलैक्स करके और तमाम दुनिया को दिखाएं कि हमने अपने एग्रीमेंट पूरे कर दिए। तालिबान की अभी अपनी इंटरनल रीजंस होंगे कुछ या नहीं, लेकिन इसका अफगानिस्तान में बहुत खतरा है कि उनके हाथ से मामला निकल सकते हैं, और ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत खराब होगी। अच्छा, इस वक्त चूंकि दुनिया देखिए बड़ी तेजी से करवटें ले रही है सियासी हालात में। आज से चंद माह पहले पूरी दुनिया की जो नजरें थी वो चाइना और हिंदुस्तान पे थी, फिर अचानक अमेरिका के निकलते के साथ ही अफगानिस्तान। मगर इस वक्त अफगानिस्तान की भी दुनिया में बड़ी अहमियत है कि कहीं भी वहां पे स्टेबिलिटी जो है पूरी दुनिया के लिए स्टेबिलिटी, और खासतौर से पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो, और इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह कोशा भी है। हालांकि पूरी दुनिया का इसके ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन साथ में अगर पलट के देखें पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर पे यानी हिंदुस्तान की तरफ अगर आप देखें, तो हिंदुस्तान में जो चाइना का सिलसिला था वो क्या रुक सका है, या हिंदुस्तान उसको रोक पाया है, या वो एज इट इज चल रहा है, या वो उससे आगे बढ़ गए? देखिए चाइना के बॉर्डर पे अभी एक तो लद्दाख भी है और एक उत्तराखंड है जो कि ईस्ट में है उत्तराखंड। अच्छा, दोनों बॉर्डर्स पे अभी बहुत टेंशन चल रही है। आपने देखा होगा अभी चाइना में उत्तराखंड में जो था वो एक जगह मुझे याद नहीं, जिसमें ये फौजियों ने चाइनीज ने फॉरवर्ड, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है चाइना में कोई मार्केट, चाइना और इंडिया में डिमार्केटेड नहीं है कि एक जगह उन्होंने पोस्टें बनाई हो, वो एक गैप है, कई आप उसे कहें कि कई यानी वाइड जो है वो तकरीबन 1-2 मील वाइड कॉरिडोर है, जिसको कहते हैं कि इधर ये नो मैंस लैंड है, एक तरफ इंडिया है एक तरफ चाइना है। चाइना जब अपने आप को, अब चाइना ये की पॉलिसी ये है कि वो अपनी तरफ से मूवमेंट आगे कर रहा है, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि उन्होंने वहां पर कुछ सड़कें बनानी है, कुछ डेवलपमेंट करने हैं, कुछ और ये भी चल रहा है कि चाइना का नेपाल, जहां उत्तराखंड में अभी आपने सुना होगा कि कुछ टेंशन हुई और झड़पें भी हुई कुछ थोड़ी, उसमें 20 इंडियन मारे गए हैं। तो ये ईस्ट में है, और उत्तराखंड में उन्होंने वो एक अपनी सड़क बना रहे हैं जो कि नेपाल से एक्सेस होगी, और इंडिया किसी हाल में ये नहीं चाहता कि नेपाल को किसी तरीके से एक्सेसिबिलिटी मिले नॉर्थ से।
तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और वहां पर लेकिन चाइनीज की इस वक्त ये है कि वो पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो पुश फॉरवर्ड भी करेंगे। लद्दाख में भी अभी वहां टेंशन चल रही है, क्योंकि वो वापस हो गए हैं चाइनीज, अपनी अपनी जगहों पे पोस्टें आ गई, लेकिन जो बीच का कॉरिडोर है जो कई किलोमीटर चौड़ा है, उसमें चाइनीज वक्तन फवक्तन आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक नई बात बताऊं जो कि न्यूज में बहुत कम लोगों को मालूम है, और ये आ चुकी है कि अमेरिका जो है, अमेरिका और चाइना, अमेरिका का सबसे बड़ा जो इस वक्त कंसर्न है वो चाइना को रोकना है। हमारे ऊपर भी यही प्रेशर है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ये कर नहीं सकता कि आप चाइना से अपने जो इकोनॉमिक रिलेशन है या दूसरे रिलेशन है उसको थोड़ा सा लिमिट करें। हमारे तो बस का नहीं है, क्योंकि हमारा तो सब अब चाइनीज पे इन्वेस्टमेंट सब वहीं से आ रहा है और तो कहीं से आ नहीं रहा। लेकिन अब अमेरिका इंडिया से ये चाहता है कि अफगानिस्तान से तो निकल गए अमेरिकन, और वो काफी पसपा होके निकले हैं, जिसे कहना चाहिए काफी उससे निकले हैं जिसको कहते हैं कि मार खा के। लेकिन अब चाइना ये अमेरिका ये चाह रहा है कि उसे लद्दाख में इंडिया बेसिस बनाने की इजाजत दे, और ये बड़ी नई डेवलपमेंट है कि अमेरिकन की कोशिश ये है। इसलिए अमेरिका जो है वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमसे को कभी भी नहीं अब वो लेवल पे बातचीत होगी। और ये आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन ये न्यूज में आ चुका है कि अमेरिका अभी जो ये 2-3 वहां एंटनी ब्लिंकन भी पहले गए थे, फिर ये अभी नई जो इनकी आई हैं इनकी जो मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि कल गई है ना, वो अभी याद आ जाएगा भारत। तो वेंडी शर्मन आई थी। तो ये न्यूज में आया है कि वो इंडिया को कह रहे हैं कि हमें लद्दाख में अमेरिकन बेस बनाने की इजाजत दे। अब देखें कितने हद तक ये आगे होता है, लेकिन चाइनीज इसकी कभी भी इजाजत नहीं देगा। अच्छा, जैसा आपने फरमाया कि लद्दाख में अमेरिकन बेस बनाने की बात चल रही है, इसी तरह कश्मीर में भी पिछले दिनों बात चल रही थी कि कश्मीर में अमेरिका का बेस बनाने दिया जाए। मगर जिस तरह से जो चाइना की इस वक्त पोजीशन है पूरी दुनिया में, एक उभरती हुई नई सुपर पावर की जगह लेने जा रहा है चाइना, और आपने देख ही लिया कि किस तरह से वो अपने ताल्लुकात और अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ अगर देखा जाए तो अमेरिका ने ताइवान के साथ भी इसको चाइना को एंगेज करने की कोशिश की है। तो क्या चाइना इतनी आसानी से, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में अमेरिका को अपनी जो फौजी अड्डे बनाने देगा या जगह बनाने देगा? क्योंकि ये तो फिर एक बड़ी जंग अजीम की तरफ हम चले जाएंगे। क्योंकि अभी पिछले दिनों जरा सा चाइना ने, आपने देखा होगा कि जब इनके ताइवान को सपोर्ट किया अमेरिका ने, तो चाइना ने 150 अपने प्लेन उसके ऊपर फ्लाई कराए, और ये वार्न करते हुए कराया कि अगर किसी शख्स ने या किसी मुल्क ने ताइवान में इंटरफेरेंस की हमारे मामलात में, तो ये हम बड़ी जंग की तरफ चले जाएंगे जो ना रुकने वाली होगी। और आज शायद ताइवान में इसका जश्न भी मनाया गया, उनकी यौम आज़ादी का सिलसिले में, और चाइना ने बड़ा सख्त बयान दिया इसके बारे में। तो आप भी समझते हैं कि ये बहुत बड़े फसाद की तरफ चले जाएंगे अगर कहीं भी बेसिस बनती है, खासतौर से हिंदुस्तान की साइड पे? जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो अमेरिका की विश है, और अमेरिका इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन ये इंडिया के अपने इंटरेस्ट में भी नहीं है, और इंडिया बड़ा मुल्क है। और चाइना का जो प्रेशर आ रहा है, अब ये अमेरिका चाइना वो कंटेंट करने की कोशिश कर रहा है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और उसमें वो नाकाम हो चुका है। देखिए, अफगानिस्तान में वो इसीलिए रुका हुआ था अमेरिका कि उसके अड्डे बन सके। अब वो सेंट्रल एशिया में अपने अड्डे बनाना चाहता है, उज्बेकिस्तान में खास तौर से, वो अफगानिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए। लेकिन ये कि इंडिया अगर बिल्कुल ही अमेरिका की गोद में बैठ जाए तो वो है, बट दैट विल बी ए बिग कन्फ्लिक्ट, वो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होगा, और ये हमारा पूरा जो रीजन है ये बहुत डेंजर में हो जाएगा। और चाइनी किसी हालत में मेरे ख्याल से ये नहीं कर सकेंगे, एंड वो बहुत समझदार लोग हैं, और वो उसमें शायद अड्डे बनाने की इजाजत ना दें, मेरा जहां तक अपना असेसमेंट है वो ये। लेकिन ये मैं आपने बताया कि ये इंडिया अमेरिका की विश है,
और विश के अलावा वो बात भी कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन इंडिया बहुत ही हिमाकत करेगा अगर ये इस तरीके से अड्डे वहां बनाने दे, क्योंकि वो पाकिस्तान से भी खिलाफ है। लेकिन चाइना जो है वो अब राइजिंग पावर है, बहुत राइजिंग पावर है, और रीजन में तो किसी हाल में ताइवान में जैसे आपने कहा, उन्होंने चाइनीज ने अपने जहाज उड़ा के उन्हें दिखा दिया कि तुम कुछ यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, और वी आर द डोमिनेंट फोर्स, वी आर द डोमिनेंट फोर्स। इसी तरह जो ये साउथ चाइना सी है उसमें भी उन्होंने डोमिनेशन अपना दिखा दिया है, और अब इस तरफ भी लद्दाख और सब में, बल्कि अभी उत्तराखंड में उन्होंने आगे मूवमेंट कर दिया कि आप ये नहीं कर सके। तो इससे पहले कि वो अड्डे बनाए, चाइनीज फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे, और फिर फ्रंट लाइन पे आई डोंट थिंक कि अमेरिकन और आना पसंद करेंगे चाइनीज के साथ, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है, देखिए ग्लोब की, कि एक नया ब्लॉक बन गया है बिल्कुल अमेरिका के अलावा। रूस, चाइना, ईरान और सेंट्रल एशिया के दूसरे मुल्क, और उनके साथ सपोर्ट में आप देखें पाकिस्तान भी उनके साथ सपोर्ट में है। इवन टर्की नेटो का मुल्क है, लेकिन इस ग्रुप में टर्की भी सपोर्ट में है, टर्की भी अफगानिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट चाहता है। टर्की के इंटरेस्ट का दूसरे हैं, लेकिन टर्की अफगानिस्तान से अलग नहीं हो रहा, वो अपना इन्वॉल्वमेंट चाहता है, वो अमेरिका के थ्रू चाहे या जिसके थ्रू चाहे। तो इसलिए ये एक नया ब्लॉक बन गया है, और चाइना और रूस अगर मिल जाते हैं, और जो कि मिल रहे हैं अब बहुत उसमें और स्ट्रेटेजिक ग्रुप में, तो इसलिए अब चाइना अमेरिका यहाँ इतनी दूर आके इस तरह चाइना को अड्डे वड्डे लेके दबा नहीं सकता। तो ये यकीनन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो चाइनीज बनाने नहीं देंगे किसी, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया की कोशिश हो रही है कि चाइना को इंगेज किया जाए किसी एक महाज या दो महाज पे, ताकि इसको रोका जा सके। इसीलिए शायद ताइवान के साथ भी कोशिश की जा रही है कि ताइवान के साथ अगर ये कुछ करते हैं तो फिर वो अमेरिका इसको यहाँ पे ताइवान पे इंगेज करे, और हिंदुस्तान को शायद लद्दाख की साइड से इंगेज किया जाए। जी, ये चाइनीज असल में, मैं तो आपको बताऊं, मैं मिलिट्री डेलीगेशन लेके 2005 में चाइना गया था, ये अब से 15 साल पहले, 16 साल पहले की बात, और मैं उनके तमाम थिंक टैंक्स और फौजी जितनी उनकी टॉप लीडरशिप थी उन सब से मिला, मेरा मिशन ही थिंक टैंक्स टू थिंक। तो वो उनका कहना ये था कि हम 21st सेंचुरी यानी 2099 तक हम कोई एक्सटर्नल एक्सपेंशन नहीं चाहते, एक्सटर्नल लड़ाई नहीं चाहते, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, लेकिन हम अपने इंटरेस्ट के डिफेंस के लिए अपनी फौज को और अपने उसको तैयार कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं, उन्होंने कहा था उस वक्त कि हमें 50 साल चाहिए अपनी आर्मी को अब अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेड उनके हथियार को, लेकिन 50 नहीं, उन्होंने 15 साल में इतना तेजी से अपग्रेडेशन की है। और खासतौर से ये जो कंप्यूटर वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर, टेक्नोलॉजी है, हर चीज स्ट्रेटेजी है, और जो चीजें हैं उसमें चाइनीज ने बहुत रैपिड तरक्की की है। और ये 55 साल तो वो खुद कह रहे थे, लेकिन यहाँ तो वो तो 15-20 साल में अब इस लायक है कि अमेरिका को रोक सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमें, हमारी तरफ अगर आप आएंगे तो हम पूरे रेजिस्ट करेंगे। तो अमेरिका को चाइना के साथ झगड़ा लेने के लिए या चाइना के साथ कोई कन्फ्लिक्ट लेने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। और स्ट्रेटेजिकली तो चाइना और रूस और सब एक ब्लॉक पे हैं। अच्छा, ये तो खैर चाइना और ये बड़े ममालिक की बात हो गई। इस खित्ते के दरमियान में जो पाकिस्तान है, जो बहुत इस वक्त अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान की जो सियासत है, क्या उनको ये इस बात का एहसास है कि इनके गर्दो नवा में क्या मामला चल रहे हैं और उसका अफेक्ट क्या पाकिस्तान पे पड़ेगा? लेकिन इंटरनली मैं देख रहा हूँ कुछ बयानात लोगों के, सियासतदानों के हमारे ऐसे आ रहे हैं कि जो अपने ही मुल्क के खिलाफ वो कोई भी शख्स इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान से बाहर रहकर। तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इस वक्त, आप देख रहे हैं इन तमाम मामलात में? पाकिस्तान अपने आप को किस तरह इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट से दूर रख सकता है? देखिए, इस पाकिस्तान इज वॉकिंग ऑन ए वेरी टाइट रोप। जो मुल्क के सियासतदान हैं उनकी तो आप बात छोड़ दीजिए, पोजीशन
का तो हाल ये है कि उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरीके से इमरान खान को खत्म करो और यहाँ से इसकी गवर्नमेंट, उन्हें इससे स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं वो उसमें वो उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उन्हें उससे सरोकार नजर आता है। जिस किस्म के बयान बिलावल भुट्टो और जरदारी और पीपल्स पार्टी वाले वो अपने सिर्फ इंटरनल उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको हटाएं और किसी तरीके से जीतें। और इसी तरीके से नवाज शरीफ और फजलुर रहमान, इन लोगों की जो भी आप जिसे अपोजिशन कह रहे हैं, वो उनका स्ट्रेटेजिक उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना किसी रिश्ते से, ना तो वो तो अब एक पॉइंट पे चल रहे हैं, तो इसलिए उनकी तो बात करना बेकार है। रहा हमारी गवर्नमेंट का, तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। देखिए, एक तरफ तो तालिबान से हम बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकते, हमने सपोर्ट किया तालिबान को और हमने उनको उनसे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रखने की कोशिश की है, इसमें कोई हमारा डिनायल नहीं है। हालांकि हमने अमेरिका का हद्दुल वसा जितना हमारे बस में था वो अलकायदा के खिलाफ और लोगों के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो बेसिस दिए, सब कुछ हमने अमेरिका के लिए किया। और 20 साल में हमारा अपना हाल खराब हो गया और वहां पर तहरीक तालिबान बन गई और ये सारी दहशतगर्द, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए, आर्मी के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए, आपको मालूम होगा। तो हमने तो अपना सब कुछ अमेरिका के लिए दिया, लेकिन अभी भी हमारे ऊपर इतना प्रेशर है अमेरिका का कि वो उनका, आपने सुना होगा कि अभी एक रेजोल्यूशन कांग्रेस में आया, हालांकि वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए ज्यादा है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए नहीं है, लेकिन उनका इल्जाम तो पाकिस्तान पे देने के लिए उन्होंने, रिपब्लिकन्स ने खासतौर से जो मूव किया, रिपब्लिकन्स ने जो बाइडन को खराब करने के लिए है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का पूरा जिक्र ये है कि पाकिस्तान तालिबान को पनाहगाहें देता रहा और इसीलिए हम फेल हुए। इसका कोई हमारे उनके पास जवाब नहीं है, और ये उनकी कांग्रेस पे जो भी उन्होंने किया है इसके लिए वो कोई सीरियसली बात नहीं कर सकते हमसे। खैर, ये तो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो सीरियस बात हुई है अभी, जो ये आई है वेंडी शेरमैन, हमसे जो कल बात हुई है, वो ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुकात की बुनियाद अफगानिस्तान के बेस पे रखी हुई है। देखिए, ये दो मुल्कों के ताल्लुकात आप उसको लिमिट कर दें अफगान बेस पे, ये तो फिर हमारे उसमें नहीं। हमारी अप्रोच ये है कि आप ताल्लुकात बायलैटरल रखें, अफगानिस्तान कैन बी इवन ए मेजर सेक्शन ऑफ इट, लेकिन ट्रेड है, दूसरी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, रीजनल सिक्योरिटी है, दूसरी और बहुत सी चीजें हैं, इसको आप सिर्फ अफगानिस्तान पे बेस। तो उनका कहना है कि हम अभी तक आपसे जो ताल्लुकात हमारे रहेंगे वो अफगानिस्तान की बुनियाद पे रहेंगे। हाँ, अफगानिस्तान की क्या बुनियाद है ये देख लीजिए। आने वाले वक्त में यही साहब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पे अमेरिका का प्रेशर बना रहेगा इस हवाले से कि जो पंजशेर में जो तालिबान ने हमला किया था, तो कहा जाता है कि जनाब तहरीक तालिबान ने, जी हाँ, जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और पाकिस्तान को इस बात का मुर्दर इल्जाम ठहराया जा रहा है कि जो अमेरिका की जो शिकस्त है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। बहरहाल, ये एक प्रेशर बनाने के लिए, पाकिस्तान को रोकने के लिए शायद हो सकता है कुछ पाबंदी का सामना करना पड़े, जैसा कि आपने अर्ज किया अपनी गुफ्तगू में कि ये उनके सेनेट में ये एक बिल की सी सूरत हाल चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने बेसिस नहीं दिए, पाकिस्तान ने एयर स्पेस के लिए अभी कोई बात खुल के सामने नहीं आई कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अब मजीद किसी और जंग का हिस्सा बन के अपना मजीद नुकसान कर सके। थोड़ा सा रुख करेंगे मिडिल ईस्ट की तरफ। इस वक्त आपने देखा कि हज और उम्रा बंद है, और परसों की खबर थी, अभी इसकी सही तौर पे तस्दीक नहीं हो पाई है कि 72 घंटे सऊदी अरब ने दिए थे उन लोगों को जो कि फॉरनर हैं और अकामे पे हैं कि जनाब सऊदी अरब आ जाएं, चूंकि शायद हो सकता है वो एयर स्पेस वगैरह बंद कर रहे थे। खैर, ये तो बात अपनी जगह पर है। क्या आप देख रहे हैं कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर मामला जरा ठीक रहेंगे? और जरा थोड़ा सा लबनान पे नजर डालिएगा कि लबनान में क्या हुआ 2 दिन से ये जो। देखिए, लबनान की तो हालत बहुत खराब है। मैं लबनान का तो आई कैन टेल यू, मैं अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करूं जो कि बड़ा सख्त लफ्ज है, लेकिन ये इस वक्त लबनान की सूरत हाल यही है कि इट्स ए फेल्ड स्टेट। वहां पर अब इस वक्त आपने देखा होगा कि फ्यूल तो बिल्कुल खत्म है, फ्यूल का इतना बड़ा क्राइसिस है, और फ्यूल के का ही नहीं, वहां तो फूड का,
खाने का भी, फूड का, ब्रेड वगैरह, वो भी बहुत बड़ा क्राइसिस है, फ्यूल का बहुत बड़ा क्राइसिस है। और इससे ज्यादा यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बंद हो गई वहां, तो अभी पावर जनरेशन बिल्कुल बंद हो चुकी है, उनके पास फ्यूल नहीं है। और 2 शहरों में तो एक तो ट्रिपोली है और एक दूसरा शहर, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा, वहां तो बिल्कुल ब्लैकआउट है और लोग परेशान है, वहां एहतजाज के लिए बाहर निकल आए हैं। सिर्फ बैरूत में भी बहुत कम बिजली आ रही है और वो कह रहे हैं कि मगर ये कि तो वहां के लिए आईएमएफ अभी उनको क्योंकि इट्स ए डिफॉल्ट स्टेट, वो कर्जा नहीं दे पाए, उन्होंने कर दिया, तो आईएमएफ भी अभी उनसे निगोशिएशंस कर रहा है। दूसरे उनका सबसे बड़ा जो एलाई है, जो सपोर्टर है, जो जिसको कहें कि क्लोज रिलेशन है, वो फ्रांस है। फ्रांस ने ये कहा है कि हम मदद तो करें, लेकिन ये जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनका वो क्या गारंटी है कि ये मदद आवाम तक पहुंचेगी। वो ऊपर से ऊपर जो 4-5 पॉलिटिशियंस हैं यही गड़बड़ करते हैं। लेकिन जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इसमें से तो खैर मेरे ख्याल से ये 1 आध हफ्ते में निकल जाएंगे। जिसे फ्यूल की बात है, एक तो ये कि लेटेस्ट न्यूज ये है कि वो कल तक एक फ्यूल का जहाज जो है वो पहुंच जाएगा, एक शिप, बड़ा टैंकर, और वो उसे फ्यूल को वहां से निकालने के लिए 1 हफ्ता लगेगा और वो फ्यूल की सप्लाई थोड़ी सी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा ऑर्डर्स जो है वो इराक से भी 2 जहाजों का सपोर्ट है कि जो चल रहे हैं, और टर्की से भी कुछ सिलसिला है। आपको बताऊं कि पिछले दिनों इवन सीरिया से फ्यूल वहां गया, तो सीरिया में थोड़ा सा फ्यूल होता है, तो हालांकि सीरिया की सिचुएशन भी बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने भी फ्यूल भेजा। तो लेबनान की सिचुएशन ये है कि वो तो बिल्कुल फेल्ड स्टेट है, और कोई हमारी जो मिडिल ईस्ट में बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग है, जैसे सऊदी अरब सबसे पहले आप ले लीजिए, या यूएई ले लीजिए, या और दूसरी कुवैत ले लीजिए, ये कोई वहां लेबनान में सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि वो अरब ब्रदरहुड सब है, लेकिन वो लेबनान में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके डिफरेंट रीजंस हैं, इसलिए कि वो वहां हिजबुल्लाह का रोल ज्यादा है और दूसरा ज्यादा है, तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं, या ये कि और वेस्टर्न प्रेशर की वजह से नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये तो ह्यूमैनिटेरियन मसला है, इसके लिए तो कम से कम जो ये हमारी गल्फ कंट्रीज हैं ये मदद करें, लेकिन उन्होंने वो नहीं कर रहे हैं सफिशिएंट। दूसरे मिडिल ईस्ट में सिचुएशन ये है जो पॉजिटिव आप समझे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये फौरी तौर पे कुछ हल होगा, कि अब सऊदी अरब की तरफ से ये इनिशिएटिव है कि ईरान से कोई बातचीत शुरू हो। उसमें इराक मीडिएशन उसने की, और उन्होंने अब जब उनके पास प्रेशर ज्यादा है शायद सऊदी अरब पे, क्योंकि यमन में वो हार चुके हैं और यमन से अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और उसके अलावा भी मेरे ख्याल से वेस्टर्न प्रेशर भी है कि वहाँ ह्यूमन राइट सही नहीं हो रहा है, और इंटरनल प्रेशर भी बहुत है, क्योंकि वो इजराइल से बहुत डीप उनके रिलेशन हैं, जिसकी वजह से, और वहाँ की जो क्लर्जी है वो उनसे नाराज है। तो वो अब ये चाहते हैं कि और ज्यादा टेंशन ना बढ़े और ईरान से थोड़े से हालात बेहतर हो, तो वो है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने जल्दी ये जो इनके डीप इनमें खलीज आ गई है ये इतने जल्दी पूरी हो सकती है। तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अभी जो है वो बहुत फ्लूइड है। ठीक ठीक ठीक। तो हम देख रहे हैं शायद हो सकता है आने वाले वक्त में जिस तरह बहुत सारे ममालिकों के आपस में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, और दूसरे जो बड़ी ताकतें ममालिक बीच में पड़ के एक दूसरे से ताल्लुकात को बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि इसी तरह कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, सऊदी अरब और ईरान की आपस में ताल्लुकात में आमगी आ जाए, ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके और एक अच्छे तरीके से इसको लेके चला जाया जा सके। मैं इसके अगले हिस्से में मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ी सी बात इस वक्त इकोनॉमी की जाए। कोरोना के बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जा रही है? जहां पे एक बहुत बड़ा बहरान अभी हम देख रहे हैं इकोनॉमिकली, जो गाड़ियों का बहरान आया है, जहां पे दुनिया की करोड़ों की तादाद में गाड़ियां मैन्युफैक्चर होकर खड़ी हुई है, और चाइना से चूंकि वो एक जो मदरबोर्ड यानी चिप बोर्ड है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से नई गाड़ियों के कोई ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, नई गाड़ियों की बुकिंग नहीं हो रही, और पुरानी गाड़ियों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। ये इफेक्ट्स दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर भी है। तो आप क्या देख रहे हैं, इकोनॉमी को बेहतर होता देख रहे हैं क्या? देखिए, एक तो सबसे पहले तो जनरल इकोनॉमी की आप बात कर लें। कोरोना की वजह से काफी बहुत बिजनेसेस बहुत जगह पूरी दुनिया में, अमेरिका कनाडा में भी देख लें और वेस्टर्न में
बहुत बिजनेसेस आउट ऑफ बिजनेस हुई हैं, बहुत बिजनेस हाउसेस आउट ऑफ बिजनेस हुए हैं। दूसरे ये कि कर्जा तो बेतहाशा चढ़ गया है, हुकूमतों पे बेतहाशा कर्जा चढ़ गया है, और जॉब्स की भी प्रॉब्लम हुई है। कोशिश हुई है कि पूरी, तो सबसे पहले तो ये है कि अब जो मुझे नजर आ रहा है वो इन्फ्लेशन तो बहुत आगे तेजी से, यानी महंगाई तो बढ़ेगी। यहाँ कनाडा में देख लें, ये माने ना माने हर चीज की कीमत बढ़ गई। फूड की कितनी बढ़ गई है, हाउसिंग की तो बढ़ी है, फूड की, गैस की, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। और ये कीमतें बढ़ेंगी इसकी इसलिए कि ये, और इसमें इसको सिर्फ कर्जा उतारने के लिए हुकूमतों के पास और क्या है, वो टैक्स लगाएंगे ज्यादा, लेकिन कुछ दिन तक पोस्टपोन करेंगे फिर टैक्स। तो ये तो लॉन्ग टर्म मसला है, और ये लॉन्ग टर्म जो है ये मेरे ख्याल से 20 साल में, 15 साल में चलता रहेगा और ये कर्जे उतरेंगे। रहा ये कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हुई है। जो कंपनी जिन्होंने बनाने शुरू की थी चीजें, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाफ लेवल पे कर रहे हैं की है, क्योंकि चीजें बिकी नहीं। अब आप गाड़ियों पे आए तो गाड़ियों की जो आप देखें, यहाँ पर भी बहुत बड़ी वो फैक्ट्रीज जो है वो इतनी कार सेल्स नहीं कर सकी और इतनी कारें नहीं बिकी। दूसरे पॉलिटिकल है, अब मसला पॉलिटिकल ये मसला है कि चाइना ने ये एक ट्रम्प कार्ड किया है कि जो गाड़ियों के लिए वो चिप बोर्ड बनाते थे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए, सारी जो गाड़ी की इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं वो अब मदरबोर्ड उनके बनते हैं, सब चीजें। तो वो ज्यादातर जितनी अमेरिकन प्रोडक्शन भी थी, जितनी क्रिसलर है, और जो बल्कि उसने तो जनरल मोटर्स ने तो शायद अपनी एक फैक्ट्री बंद करने का भी ऐलान कर दिया है, और भी दूसरी कंपनीज, वो सिवाय जापानीज के, जापानीज अपनी मदरबोर्ड बनाते हैं, वो चाइना में नहीं बनती, लेकिन अमेरिका की बहुत कंपनियों की चिप बोर्ड जो थे, मदरबोर्ड, वो वहां बनते हैं। तो उनकी फिर एसोसिएशन जो है वो उससे है, मतलब वो जब चाइना तो हर चीज सप्लाई कर रहा है, तो वो कोरिया को भी सप्लाई करता है कारों के लिए, और जगह भी जो बनती हो। तो वो पॉलिटिकल, क्योंकि उसका उनका पॉलिटिकल ये है कि उस पे उन्होंने शायद ड्यूटीज इम्पोज कर दी है, ड्यूटीज लगा दी है, और दूसरे पॉलिटिकल चाइना को प्रेशर डालने के लिए उन्होंने अमेरिकन तैयार हैं हर लिहाज से। तो चाइनीज ने एक आइटम को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया, तो उससे काफी फैक्ट्रीज पे असर पड़ेगा। जनरल मोटर्स की तो एक फैक्ट्री बंद ही हो गई। तो ये लॉन्ग टर्म दो चीजें इफेक्ट करेंगी इकोनॉमी को, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। एक तो कोरोना और उसका पेंडेमिक, देखिए उससे ही आउट ऑफ बिजनेस लोग हो गए, उनकी इनकम्स कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आगे को मुश्किलें होंगी। और आई डोंट सी कि इस साल भी, देखिए विंटर में मुमकिन है अभी फिर एक और लहर आ जाए, ये नेक्स्ट ईयर तक मुझे नहीं लगता कि ये जब तक वैक्सीन 100% तो ये कहीं होगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल अमेरिकन प्रेशर है चाइना पे, और पॉलिटिकल, इसके भी बड़े असरात होंगे। ये अमेरिकन जो मर्जी करें या वेस्टर्न जो मर्जी करें, चाइना को अब प्रेशराइज नहीं कर सकते। ट्रंप ने भी कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन चाइना को अब इकोनॉमिकली प्रेशर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना ने एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत किया है, और फिर सारी सप्लाई चाइना से आती हैं, उसकी प्राइसेस बहुत, चाइनीज प्राइसेस भी अब बढ़ेंगी, तो उसका भी इन्फ्लेशन से होगा। तो ये चाइनीज का जो अनफॉर्चुनेट है, वो इसके लिए कोई ना कोई एग्रीमेंट निकालना पड़ेगा इन्हें, वरना ये कि काफी उससे इफेक्ट बिजनेसेस पे आएगा। अच्छा, सिर्फ गाड़ियों की बात ही नहीं है, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी मैं देख रहा हूँ बड़ी महंगाई की तरफ जा रहे हैं। और कहने में सुनने में यहाँ तक आया है कि अभी जो थैंक्स गिविंग के दिन आएंगे तो आप इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें आसमान से बातें करेंगी, यानी बहुत महंगी हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि अगर हम लोकल मार्केट में जाते हैं, जो इम्पोर्टेड आइटम है वो 8-8, 10-10 महीने से उनके ऑर्डर बिहाइंड है। तो कुछ कंटेनर्स की शॉर्टेज भी है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला है, क्योंकि जो कंटेनर की कॉस्ट $2,000 थी, वो आज $4,500 की कॉस्ट में एक 20 फीटर कंटेनर जो है वो आ रहा है। तो जाहिर है कि जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है और दूसरे जो इसके अंदर ड्यूटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो कीमत तो लामोहल्ला बढ़ेगी। पाकिस्तान में क्यों इतना महंगाई का शोर है, जबकि महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है, और इस महंगाई का पाकिस्तान में सारा मलबा हुकूमत पे क्यों डाला जाता है? देखिए, पाकिस्तान की, मैं सही सही आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो महंगाई की तरफ है। एक तो ये कि रुपए की कीमत इतनी गिर गई है,
और वो अभी जो रिसेंट गिरी है उसका एक फैक्टर तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जितने डॉलर पाकिस्तान में कैश खरीद के लोग अफगानिस्तान पता नहीं कितना लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से डॉलर की कीमत वैसे ही बहुत ज्यादा हो गई, और जहां ज्यादा हो गई तो इसकी वजह से वहां पर इंपोर्ट जो है। दूसरे ये कि गवर्नमेंट की थोड़ी पॉलिसीज का भी मसला है। एक तो ये कि उन्होंने जैसे ही प्लस बैलेंस ऑफ क्या कहलाता है, क्रेडिट जो बजट में होता है, अकाउंट सरप्लस अकाउंट हुआ, तो उन्होंने लग्जरी आइटम्स बहुत से खोल दिए, और लग्जरी आइटम्स को खोलने की वजह से इंपोर्ट ज्यादा हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गई। और एक्सपोर्ट आजकल वैसे ही कम हो रही है, हमारे पास कोई चीज इतनी एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है सिवाय टेक्सटाइल के। बस टेक्सटाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी वो मुश्किल हो गई। तीसरे ये कि एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। बुनियादी चीज ये कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो उनका मैनेजमेंट उनका वो कंट्रोल में नहीं है, और उन्हें तो दे आर नॉट, मतलब पीपल से कोई हमदर्दी नहीं है। वो बस उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अपनी बस सर्विस सही रहे, और अपने जिसे कहते हैं कि जो भी आमदनी है गैर वैसे तरीके से, और जिसे करप्शन, वो बहुत रैम्पेंट हो गया। तो ये सब फैक्टर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं कि वो किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करे, और ये इसमें बहरहाल हुकूमत की कमजोरी है, और मैं समझता हूँ इमरान खान की भी कमजोरी है। और वैसे भी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, तो इम्पोर्ट ऑयल बढ़ गया, तो ऑयल की वजह से तो ऑयल तो इम्पोर्ट होता है, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई तो बढ़नी है, और अगर मिसमैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होगा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन महंगाई तो देखिए पूरी दुनिया में बढ़ी, और अगर इस वक्त पेट्रोल की कीमत देखी जाए तो एशिया में सब कीमत इस वक्त, अगर आपने देखें बांग्लादेश में देखें आप, और अपनी नेबरिंग कंट्री में देखें, तो पाकिस्तान में इस वक्त एशिया में सबसे कम कीमत पेट्रोल की पाकिस्तान में। क्या ये लोगों के ऊपर, या हमारे मीडिया, लोकल मीडिया के ऊपर ये उनका फर्ज नहीं है कि दूसरों से कंपेयर करके बताया जाए? जी नहीं, इसे क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटीज। वहां पर एक मुश्किल ये है कि जो मीडिया है वो भी इसको सही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, और गवर्नमेंट भी खुद अपने तौर पर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। सारा चीज ये है कि कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की भी अपनी कमजोरी है कि वो भी इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रही। दूसरे ये कि गुर्बत पाकिस्तान में बहुत बढ़ी है, और उसकी वजह से भी मजबूरी है कि जिसकी वजह से महंगाई है, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि वाकई जो कीमतें बढ़ी हैं वो हमारे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के सेक्टर से की पहुंच से बाहर है। तो ये मैनेजमेंट का भी मसला है हमारे यहाँ बहुत। मैनेजमेंट अगर सही हो तो हमारी कीमतें सही रह सकती हैं, मगर वही मैंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं हो, किसी सूरत में उनको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, और इससे हुकूमत की सही वो नहीं है, यानी ये कमजोरी है हुकूमत की। ठीक है जी चलें, ये तो हो गई जरा सियासी बातें। तो अब थोड़ी सी जरा कम्युनिटी के ऊपर मैं चाहूंगा रोशनी डालिए। इस मर्तबा माशाल्लाह से पूरे कनाडा में क्या नाम है, मुहर्रम के जो बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया गया, और पिछले साल की बनिस्बत बड़ी आजादाना तौर पर, यानी कहीं कहीं परमिशन मिल गई थी, लोगों की तादाद ज्यादा थी। लास्ट ईयर तो 99% आपने देखा होगा जूम पे मजालिस वगैरह हुई थी, सेंटर्स वगैरह बंद थे। अरबईन में भी, इराक में इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। अब आपका कोई मैसेज कम्युनिटी को, कोई एडवाइजरी कम्युनिटी को देना चाहेंगे इन तमाम चीजों के, इकोनॉमी के हवाले से, और ये जो मुहर्रम के अब जो सिलसिला खत्म हुआ है आगे के हवाले से? देखिए, एक तो ये कि खैर हमने एहतियातें बहुत की, जहां भी मजलिसें हुई, जहां भी कोई गैदरिंग हुई, जो भी इवन घरों में, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे कोविड के प्रोटोकॉल्स, और जो भी, वो हमने बहुत रिजिडली फॉलो किए, और उस एहतियात की वजह से जो ये खतरा था कि ये फैल जाए, ये वो नहीं हुआ, और जिसकी वजह से हुकूमत ने भी हमारे ऊपर बहुत सख्ती नहीं की, और दे डिड चेक, और हमने देखा। लेकिन एक और जो अच्छी बात हुई है हमारी कम्युनिटी की, वो में जो हुआ वो जूम में भी अब काफी उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा
जो प्रोजेक्शन हुई जूम की इस्तेमाल से भी बहुत ज्यादा हुई, उससे भी लोगों ने बहुत फायदा उठाया। लेकिन और आगे को भी यही है कि हमें ऑर्गेनाइज तरीके से अगर चीजें करें, और बाकी तो ये कि सब चीज अल्लाह पे है कि अरबईन में तो कोई कंट्रोल नहीं हो सकता था, वहां तो लोग गए हैं और गए हैं बड़े अकीदे के साथ, और वहां बहुत जबरदस्त वैसे ही उसी तरीके से जिस तरह बहुत पहले कोविड से पहले सालों में था, वहां कंट्रोल तो हो ही नहीं पा रहा था, वहां तो कोई वो नहीं है। लेकिन उसके लिए बस ये आपका अकीदा, अल्लाह से दुआ है कि बेहतर हो। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज रहें और प्रोटोकॉल करें और सब चीजें सही रखें, तो ये हमें अपने जो फंक्शंस हैं या जो अपने ये मजालिस हैं या जो अपने इवेंट्स हैं वो करने में कोई मेरे ख्याल से कोई खतरा नहीं है। जी जी, यही भाई मैं आपको बताऊं, अरबईन में इस वक्त इस दफा हम तमाम लोग गए थे, पूरी जो हमारी कायम टेलीविजन की पूरी टीम थी। शरियार नकवी थे, मैं था, और हमारे नैयर भाई वगैरह थे, और भी हमारे शरियार रजी थे, जनाब हसन बासित साहब वगैरह थे। हम लोगों ने काफी कवरेज दी और तमाम मोमिनीन को ज़ियारतें करवाई। तो आप बिलीव कीजिए कि तकरीबन यूं समझें कि आप 16 मिलियन के करीब लोग थे, बल्कि ओवर द 16 मिलियन होंगे, क्योंकि ऑफिशियली रिपोर्ट्स तो 16 मिलियन की थी। और इतनी ही तादाद में लोगों ने जियारतें जो इस तरह से की है, और पूरी दुनिया से आए हुए लोग, और वहां ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे कि कोविड का कोई असर हुआ है यहाँ पे। कहीं कहीं आपको मास्क देखने में मिलता था, वो आमतौर पे भी लोग लगाते थे डस्ट की वजह से, लेकिन चूंकि एक अकायद, एक मोहब्बत थी, और वहां पे लोग बड़ी आजादाना तौर पे, और वहां से जो जो निकल के, यानी मैं भी जब आया हूँ कनाडा एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने मेरा एक जो कोविड का टेस्ट था वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव। और हमारे साथ जितने भी लोग आए थे, अल्लाह का शुक्र है कहीं कंप्लेन सुनने को नहीं मिली कि खुदा न खास्ता कि इराक से आने के बाद भी उनको कोविड हुआ। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज मैं आपको यहाँ पे आपसे आपसे गोशगुजार करता चलूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की। जब ज़ायरीन पाकिस्तान में उतरे हैं एयरपोर्ट पे बगदाद से आने के बाद, तो उनको सबको एक जगह जरा बैठा दिया गया, उनको घर नहीं जाने दिया गया, और पूरा दिन पूरी रात, पहले ही वो थके हुए थे अरबईन की, और उनको लॉकडाउन कर दिया गया कि जनाब आप नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में पिछली दफा शायद ये इल्जाम ज़ायरीन के ऊपर आ गया था कि इराक से जो है वो कोविड आया है इस वजह से। तो ये जरा थोड़ा सा एक बहुत इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद शायद गवर्नमेंट को समझ में आया, तो उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर फौरी तौर पे टेस्टिंग की, और क्विक टेस्ट में उनका रिपोर्ट आई और जाने दिया। आज की रिपोर्ट यह है कि जो आज फ्लाइट उतरी है बगदाद से, उन्होंने वहां पे रैपिड टेस्ट किया, और रैपिड टेस्ट करने के बाद 2 घंटे में जब रिजल्ट आया तो उन्होंने जाने दिया। लेकिन पहले दिन उन्होंने बहुत परेशान किया ज़ायरीन को। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया से ज़ायरीन आए थे, कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई, और बहुत अच्छी अज़ादारी रही पूरे अरबईन की। और आपको मैं बताते चलूं कि कायम टेलीविजन की टीम को, हमारे जो सीईओ शरिया नकवी साहब हैं, इनको और मैं और नैयर भाई वगैरह को हरम इमाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो वहाँ के हरम के जो मैनेजर हैं, उन्होंने बाकायदा एक तकरीब में हमें मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो गुम्बद है उसका परचम उन्होंने हमें दिया। और वो इतनी बड़ी सादत है हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे कनाडा वालों के लिए भी, कि वो परचम उन्होंने बाकायदा एक तकरीब में खिताब करके वो हमें दिया। और वो बहुत बड़ी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी सादत भी है, और हमारे लिए बहुत बड़ी ज़ियारत भी है कि इस वक्त हमारे कनाडा में मौजूद है। और अब बस आखिर में मैं ये चाहूंगा कि आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी को कि आगे आने वाले हालात के लिए अपने आप को किन चीजों से अवेयरनेस रखें, अपने इकोनॉमिकली हालात को, या अपने एजुकेशनली हालात को, या अपनी स्किल्स के हवाले से? देखिए, एक तो खैर ये मैं तो खैर यही मुस्तकिल मैसेज देता हूँ। एक तो खैर आप लोगों को बहुत ज़ियारतें मुबारक, और ये बड़ी सादत की बात है। और ये कि वहाँ इसका मतलब आपकी ज़ियारतें कबूल हो गई कि आपको उनका परचम वहाँ उनके रोज़े का मिल गया और मैनेजर्स ने दिया, और इतना ये तो बड़ी एजाज की बात है, और ये समझ लीजिए कि कबूलियत की बात है। और ये वहां पर ये भी आपने देखा कि ये अकीदा ही नहीं है, बल्कि कुछ करम है अल्लाह का ही मैं कहूंगा, और उनका जिनके लिए आप गए थे कि वो नहीं, कोई इन्फेक्शन, कोई किसी किस्म की चीज वहां नहीं हुई। और जब आप यहाँ आए हैं तो इन्होंने तो बहुत टेस्ट किया होगा। और पाकिस्तान में असल में कुछ लोग बहुत ज्यादा
वो ओवर रिएक्ट भी करते हैं, और ये ओवर रिएक्शन हुआ है कि उन्होंने रोक लिया डर के मारे, क्योंकि एक दफा पहले इंसिडेंट हो गया था। ये भी एक खतरा था, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि लेट उन्हें समझ आई, तो फिर वो समझ गए कि अब नहीं होगा, और उनके सबके जब निगेटिव है तो उन्हें जाने देना चाहिए था। रहा ये कि अब हमारी कम्युनिटी का देखें, इकोनॉमिकली भी और अपने जाती बजट, ये आप कम से कम आगे के साल के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि अब हमें क्या अपने किस तरीके से अपनी इनकम बढ़ानी है, या अपने मेहनत करनी है, या अपने बच्चों के लिए कितना। तो ये प्लानिंग जो है ये बहुत जरूरी हो गई है। बगैर प्लानिंग के अगर आप खर्चा और अपना आमदनी का सिलसिला करते हैं तो वो नहीं हो सकता, उसमें फिर नुकसान हो जाएगा। इन्फ्लेशन के लिए बहरहाल तैयार रहें, उसका ख्याल रखें कि ये, और इससे थोड़ी सी आदमी कट भी हो सकते हैं, लेकिन खैर यहाँ इतनी आमदनी है कि वो कुशन जो है वो जो अशिया खुर्दनोश जो हैं या दूसरी अशिया हैं वो उनको उसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनको मीट कर सकते हैं। लेकिन अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग और अपनी मंथली बजट और ये सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझें, और अगर कोई फैसिलिटीज उन्हें मिल सकती हैं कहीं से, या जॉब्स में भी कहीं फैसिलिटीज मिल सकती हैं, या थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें, क्योंकि सिवाय एक्स्ट्रा मेहनत करने के और कोई इनकम सोर्सेस की नहीं, लेकिन इनकम बढ़ाने की जरूरत है, और इनकम बढ़ाने की कोशिश करें। तो मेरा तो यही एक मैसेज है कि सब अपनी प्लानिंग सही रखो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया याहिया भाई। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को फिर हम एक नए टॉपिक के साथ इसी तरह दुनिया पे एक नजर डालेंगे, और जो करंट सूरत हाल होगी उसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपके प्रोग्राम में तशरीफ आफरी का बहुत बहुत शुक्रिया याहिया भाई। अच्छा, बहुत नवाजिश, और इंशाल्लाह आपके नाजरीन को भी बहुत मेरा सलाम, और फिर इंशाल्लाह रात तक खुदा हाफिज। नाज़रीन इकराम, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने से ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता, और जहाँ तक सिटी की दी हुई गाइडलाइंस का ताल्लुक है उसका मनोमन ख्याल कीजिए, अपना भी अपने घर वालों का भी। अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट बना लें, और अगर आपकी पहली वैक्सीन हो गई है तो सेकेंड डोज का भी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बनवाइए, क्योंकि हम और आपने मिलकर इसको शिकस्त दी है, और आइंदा आने वाले वक्त में भी हम और आप मिलके ही अपने घर वालों को महफूज और तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को। तो लिहाजा मुझे वसीम नकवी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक मरतबा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।